हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आज बात करते हैं ब्रिक्स के ऊपर। ब्रिक्स एक ऐसा पावर ब्लॉक है जो 2009 में बना था और इसके जो फाउंडिंग मेंबर थे वो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। तो ये 4 कंट्रीज थी जिन्होंने मिलके एक ब्रिक्स बनाया, ब्रिक्स कंट्री बनाया। मतलब ब्रिक्स एक पावर ब्लॉक बनाया और उसके बाद इसके अंदर साउथ अफ्रीका को भी इंक्लूड किया गया। और जिसके बाद से अगर हम अभी करंट सिनेरियो की बात करें तो ब्रिक्स एक ऐसा पावर ब्लॉक बन चुका है जो कि वर्ल्ड के किसी भी दूसरे पावर ब्लॉक को चैलेंज कर सकता है, इवन यूएस को भी चैलेंज कर सकता है। अगर आप एट प्रेजेंट इसकी सिचुएशंस देखेंगे तो ये पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन का 40% इनके पास आबादी है और पूरे वर्ल्ड जीडीपी का ये 30% है। तो अभी अगर आप रिसेंट की बात करें तो इंडिया इस पूरे ब्रिक्स पावर ब्लॉक के अंदर एक काफ़ी इम्पोर्टेंट भूमिका निभा रहा है और आगे भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इंडिया इम्पोर्टेंट क्यों रहने वाला है? क्योंकि इसके पास एक अलग कुछ तरीके के लिवरेज और कुछ एडवांटेज हैं, जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है यहाँ का डेमोग्राफिक, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 600 मिलियन जो पॉपुलेशन है वो लेस देन 25 ईयर्स के हैं। तो आने वाले टाइम में जब पॉपुलेशंस इनकी जो लेस देन 25 ईयर्स के लोग हैं उनकी आबादी अगर 600 मिलियन है तो आने वाले टाइम में ये अर्निंग भी सिक्योर करेंगे और इनकी जो पर कैपिटा इनकम है और या जो इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ेगी, भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी और इनके पास एक स्पेंडिंग पावर आएगी। तो इस वजह से भी जो दूसरी वर्ल्ड की कंट्री है वो इंडियन मार्केट को नहीं छोड़ना चाहेंगे। तो काफ़ी सारे रीजन्स हैं जिसके अंदर ये भी एक रीजन है जो इंडिया को और भी ज़्यादा पूरे ब्रिक्स पावर ब्लॉक के अंदर इम्पोर्टेंट बनाता है। अभी देखिए, ब्रिक्स एक ऐसा पावर ब्लॉक है जो कि अमेरिका को चैलेंज कर सकता है और यूएस को ये बात पता है। और अभी हम प्रेजेंटली देखें तो यूएस के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, इन्होंने कितनी बार अपने स्टेटमेंट में बोला हुआ है कि अगर ब्रिक्स या ब्रिक्स कंट्री किसी भी तरीके का कोई स्टेप लेती है जिससे डी डॉलराइजेशन हो या डॉलर रिजर्व को ये रिप्लेस करने की बात करें तो फिर हम लोग भी चुप नहीं रहेंगे। और ऐसा वैसे देखा भी जा रहा है। वैसे भी अब तक यूएस ने क्या किया है, उनका एक अपना एक टूल है कि जब भी किसी कंट्री के साथ उनको अपनी बात मनवानी होती है वो सबसे पहले सैंक्शन इम्पोज कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं तो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल मिलिट्री हूँ या फिर मेरे पास वर्ल्ड की सबसे पावरफुल मिलिट्री है और हमारी इकोनॉमी भी बहुत स्ट्रांग है। तो ये एक रीज़न है जिसके वजह से वो किसी के साथ भी उस टूल का इस्तेमाल करके निगोशिएशन करते हैं। अभी आप देखें तो अब जो ब्रिक्स में मेंबर हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और यूएस ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि ब्रिक्स कंट्री एक्सपैंड हो या ब्रिक्स की अपनी कोई कॉमन करेंसी आए। और इसी वजह से अमेरिका ब्रिक्स कंट्रीज़ के ऊपर अलग अलग तरीके का सैंक्शन, अलग अलग तरीके का टैरिफ या फिर टैक्स लगाने की बात करता रहता है। क्योंकि अभी तक जो डोमिनेंसी है वो प्योरली पूरे वर्ल्ड के ऊपर अमेरिका की है और ये बात सच भी है कि है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरे वर्ल्ड जीडीपी का जो 25% है वो अकेले यूएस रिप्रेजेंट करता है। और अगर आप देखें तो पूरे वर्ल्ड में जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें 60% डॉलर टर्म्स में जो सेंट्रल बैंक है वो रिजर्व रखती है। और पूरे लोन में, मतलब जितना भी डेप्ट हम दूसरे कंट्री को देते हैं या एक कंट्री दूसरे कंट्री जैसे आईएमएफ देती है या फिर जो भी वर्ल्ड बैंक है वो देती है, वो सारा का सारा जो डेप्ट है उसका 39% वो डॉलर टर्म्स में दिया जाता है। और ट्रेड जो पूरे वर्ल्ड में पूरा ट्रेड होता है उसमें 50% ट्रेड डॉलर टर्म्स में होता है। तो डॉलर वैसे है भी प्रेजेंटली काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट। क्योंकि देखिए, चाहे आपको एनर्जी लेनी हो, चाहे आपको गोल्ड खरीदना हो, चाहे आपको डेप्ट चाहिए या इंटरनेशनल ट्रेड करना है, सबके लिए आपको डॉलर चाहिए ही चाहिए। मतलब आपको जाना पड़ेगा पहले एक्सचेंज में कि आप मुझे डॉलर दो और फिर मैं वो डॉलर देके अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीदूँ। तो डॉलर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गया है पूरे इकोनॉमिक सर्कुलर के अंदर। अब जो डॉलर इतना इम्पोर्टेंट है, इसका सबसे ज़्यादा फायदा सीधे सीधे अमेरिका को होता है और अमेरिका इसी ताकत को अपना हथियार बना लिया है। दुनिया मेहनत करती है और अमेरिका डॉलर प्रिंट करके अमीर बनता जाता है। और जब मर्जी दूसरे देशों को इकोनॉमिक सैंक्शन और मिलिट्री पावर से उसको बिल्कुल ख़त्म
कर देता है अगर कोई कंट्री उसकी बात नहीं मानती है। तो जैसे देखा जाए तो इराक के साथ क्या हुआ, अफगानिस्तान, वियतनाम, कंबोडिया, अभी रिसेंटली वेनेजुला, अभी देखिए ईरान के अंदर क्या चल रहा है, वहाँ पे पूरी पब्लिक या फिर जो बहुत सारा अनरेस्ट चल रहा है ईरान के अंदर भी। डेनमार्क, ग्रीनलैंड, मैक्सिको, मतलब ये बिल्कुल उनके पीछे पड़े हुए हैं और ये जिसके पीछे पड़ जाते हैं उनको बिल्कुल ख़त्म ही कर देते हैं। तो अब दुनिया को पता चल गया है कि डॉलर केवल करेंसी ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के ऊपर एक दबाव बनाने का टूल बन चुका है। और ये चीज़ को आई थिंक मुझे लगता है कि जो ब्रिक्स कंट्री जो थी, जिसके अंदर ब्रिक्स कंट्री के अंदर जितने भी पार्टिसिपेट करके जिन्होंने फाउंड किया पूरे ब्रिक्स को, तो उनको आई थिंक ये चीज़ पता चल गया या फिर इसको भाप लिया और उन्होंने ब्रिक्स कंट्री ने मतलब डॉलर के अल्टरनेटिव काम करना शुरू कर दिया और वो काफ़ी हद तक मेटेरियलाइज भी हो रहा है। और अमेरिका के इसी टूल को मिटिगेट करने के लिए धीरे से ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ने एक अपना पूरा ग्लोबल फोरम बनाया और उस ग्लोबल फोरम के अंदर उन्होंने एक पूरा बिजनेस प्लान, पूरा पेमेंट प्लान, सारी चीज़ों को डेवलप किए। और अभी का जो करंट सिनेरियो देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड में जितना भी ट्रेड होता है उसका 40% शेयर इस ब्रिक्स कंट्री के पास है। मतलब ये जो ब्रिक्स कंट्री है वो मिलके पूरे वर्ल्ड का 40% बिजनेस करती है। तो अब ये जो ब्रिक्स कंट्री अगर पूरे वर्ल्ड ट्रेड का 40% बिजनेस करती है तो बचा 60%। अब उसमें से भी 60% में भी अगर आप देखें तो जो यूरोपियन यूनियन है उनके पास अपना करेंसी है यूरो, वो उनको डॉलर से कोई मतलब नहीं है। वो सारी चीज़ों को मतलब डॉलर में वो बिजनेस नहीं करते, वो यूरो में करते हैं। तो वो भी अपने आप से वो पहले से ही एक्सक्लूड हो चुके हैं। तो अगर ब्रिक्स भी वहाँ से अलग हो जाए तो यूएस के ऊपर बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट आएगा। और अमेरिका ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। अब देखिए अगर अभी करेंट सिनेरियो की बात करें तो यहाँ पे भी ब्रिक्स कंट्री के अंदर जो इंडिया है, रसिया है, ये लोग आपस में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो अपने लोकल करेंसी के अंदर करते हैं। इंडिया और रूबल के अंदर, INR और रूबल में करते हैं। अब देखिए इंडिया ने एक अपना ग्लोबल पेमेंट सिस्टम भी डेवलप कर दिया जिसको हम लोग UPI के नाम से जानते हैं। और UPI ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया में चलता है, ये देश के विश्व के और भी दूसरे देशों के अंदर जैसे फ्रांस हो गया, सिंगापुर, UAE और भी कई ऐसे देश हैं जो इस सिस्टम को एडॉप्ट कर रहे हैं। और ये सिर्फ पेमेंट सिस्टम नहीं बल्कि डॉलर आधारित जो फाइनेंशियल सिस्टम है, जो हमारा स्विफ्ट, जिसको हम लोग स्विफ्ट के नाम से जानते हैं कि कोई भी पेमेंट अगर इंटरनेशनल ट्रेड आपको सेटल करना है तो वो स्विफ्ट के थ्रू ही ट्रांजेक्ट होती थी। तो जैसे स्विफ्ट के थ्रू ट्रांजेक्ट होती थी यूएस को पता चलता था। अब यूएस को पता चलता था कि अरे हमने जिस कंट्री को मना किया है कि आपस में बिजनेस नहीं करना है और वो लोग बिजनेस करना शुरू अभी भी कर रहे हैं, तो वो क्या करती थी, उसके ऊपर सैंक्शन लगा देती थी, इवन ट्रांजेक्शन्स को भी ब्लॉक कर देती थी। तो इससे क्या होता था कि वो पैसा दूसरे कंट्री के पास नहीं जाता था और उनका जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाता था। तो अब इस के अगेंस्ट में इंडिया ने एक UPI सिस्टम भी बनाया जो कि एक फाइनेंशियल जो सिस्टम था, वर्ल्ड का जो सबसे स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम था, उसको भी ये कम्पीट कर रहा है और उसको ये चैलेंज कर रहा है। और अभी हम देखें तो भारत ने काफ़ी तेज़ी से गोल्ड रिजर्व भी बढ़ाया है। साथ में भारत काफ़ी स्ट्रांगली इमर्ज हो रहा है और यूएस के टैरिफ धमकियों से तो बिल्कुल भी नहीं डर रहा है और अपने लिए नया बाजार ढूंढ रहा है जो डॉलर सिस्टम से बाहर है। तो ऐसे बाजार को अगर भारत रियली में ढूंढ ले, जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया या फिर ब्रिक्स ही आपस में कुछ इस तरीके का कोई ट्रेड एग्रीमेंट बना ले जिससे सारी कंट्री केवल और केवल लोकल करेंसी में ट्रेड करे, तो डेफिनेटली भारत के लिए बहुत ही एक अच्छा बाजार रहने वाला, मतलब अच्छा होने वाला है। और इस सैंक्शन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट फिर इंडिया के ऊपर भी नहीं पड़ने वाला है। और अगर अमेरिका सैंक्शन लगाता है तो उसको खुद अपने बिजनेस का नुकसान होगा और चुप रहेगा तो उसकी आर्थिक जो बादशाहत है वो धीरे धीरे कम होगी। जैसे अगर हम यूए की बात करें तो पहले से ही जो यूरोपियन यूनियन है वो डॉलर से अलग है और 20% ट्रेड वो आपस में कर लेते हैं। जिनके पास अपना करेंसी है यूरो, है ना, जिन्होंने डॉलर से कोई मतलब ही नहीं रखा है। तो जिस दिन ब्रिक्स अपनी करेंसी लेकर आ जाएगा उस दिन से 40% अमेरिकन
डॉलर में जो ट्रेड होता है वो उनके यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और यूएस इकोनॉमी का स्ट्रेंथ सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगा। इसी वजह से अमेरिका सैंक्शन की धमकी अक्सर ब्रिक्स कंट्री के साथ जो बिजनेस करते हैं उनको ये देता रहता है, या वैसी कंट्री के साथ बिजनेस करते हैं जिनके ऊपर वो सैंक्शन लगाना चाहता है या फिर जिनके रिसोर्स के वो लेना चाहता है, तो उनके ऊपर वो सैंक्शन लगा के एक तरीके से उनके बिजनेस को कंट्रोल करके अपने डॉलर के डोमिनेंसी को बढ़ाना चाहता है। और डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि वो टैक्स लगा के, टैरिफ बढ़ा के या सैंक्शन लगा के वो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकते हैं, पर ऐसा है नहीं। पूरी दुनिया पहले जैसी बिल्कुल नहीं है। उनके पास अलग तरीके के बहुत सारे अल्टरनेटिव्स आ गए हैं जो अगर यूएस उनके साथ हो या ना हो उस बात से बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अभी ब्रिक्स में और दूसरी कंट्री भी हैं जो मेंबर बनना चाहती है, जैसे ईरान हो गया, यूएई हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इथोपिया हो गया, मिस्र हो गया। और हाल ही में यूरोप और नाटो के एक सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री फ्रांस ने भी कहा है, उसने भी अपना इंटरेस्ट दिखाया कि हमें ब्रिक्स का पार्टनर हमें बनना चाहिए, ब्रिक्स कंट्रीज़ के अंदर हमें इंक्लूड होना चाहिए। और साथ में लैटिन अमेरिका की भी कुछ कंट्रीज है जो ब्रिक्स की तरफ अपना इंटरेस्ट दिखा रही है। तो ब्रिक्स केवल एक पॉलिटिकल फोरम नहीं है, ये आई थिंक यूएस के लिए एक बहुत बड़ा रियली में चैलेंज है और इससे शायद उबर पाना यूएस के लिए अब मुश्किल नहीं होगा और यूएस की बादशाहत ज़रूर ख़त्म होगी। जय हिंद।